हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप ये एजेंटिक एआई डिज़ाइन पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टूल यूज डिज़ाइन पैटर्न, जिसमें हम एलएलएम्स को टूल्स के साथ इंटरैक्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो और बेटर और स्ट्रॉन्गर एक्शंस ले पाए हमारे लिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज द रिफ्लेक्शन डिज़ाइन पैटर्न। इसको हम लोग सेल्फ इवैल्यूएशन या क्रिटिक डिज़ाइन पैटर्न भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो का एजेंडा रहने वाला है कि हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन पैटर्न, व्हाई वाज इट नीडेड, आखिर रिफ्लेक्शन पैटर्न बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ पे हम इसको यूज़ करें, इसकी टेक्निकल वर्किंग भी देखेंगे और एंड में हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने का ट्राई करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले एक सिंपल सिनारियो से सोचते हैं। एआई या एलएलएम जब भी कोई आउटपुट जनरेट करता है, चाहे वो कोड हो या टेक्स्ट हो या रिसर्च समरी हो, तो हर बार परफेक्ट रिजल्ट आना गारंटीड नहीं है। तो रियलिटी क्या है कि फर्स्ट आउटपुट्स आर रेयरली 100% परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एआई से कोड लिखवा रहे हो और एलएलएम ने जो कोड जनरेट किया उसमें एक बग हो सकता है या सिंटेक्स एरर हो सकते हैं, या जो यूजर ने काम करने को बोला वो वाला चीज उसने नहीं किया, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अलग हो सकता है। इसीलिए हमें कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि फर्स्ट आउटपुट हमेशा ऑटोमेटिकली सही होगा। और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न, दैट इज आल्सो नोन एज क्रिटिक लूप पैटर्न। तो अब हमने समझ लिया कि भाई क्यों आखिर हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न। अब इसे एक इजी एनालॉजी से और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। आपको बचपन में वो बोर्ड एग्जाम का टाइम याद है जब हम अपना कोई भी आंसर शीट लिखते थे, तो हमारे मम्मी या एल्डर सिबलिंग या ट्यूशन के टीचर जो भी होते थे वो बोलते थे कि एक बार पूरा पेपर दोबारा चेक करो, मतलब स्पेलिंग या कैलकुलेशन मिस्टेक एकदम भी नहीं होना चाहिए था। और हम पूरा पेपर चेक करते थे और अगर कहीं मिस्टेक होता तो फिर फिक्स करते थे और फाइनल आंसर शीट को सबमिट करते थे। एग्जैक्टली वही प्रोसेस रिफ्लेक्शन पैटर्न में भी होता है। तो यहाँ पे दो रोल्स होते हैं। एक जो रोल है वो हमारा जनरेटर का रोल होता है और दूसरा जो रोल है वो हमारा क्रिटिक का रोल होता है। तो जनरेटर क्या होता है? जनरेटर वो मेन बॉडी होता है जो एक्चुअल आउटपुट क्रिएट करता है, जिसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं, जो हमारा आउटपुट क्रिएट करता है, जैसे कोई कोड क्रिएट करता है या टेक्स्ट क्रिएट करता है। और वहीं क्रिटिक या इवैल्यूएटर जो होता है वो आउटपुट को रिव्यू करता है और उसमें से गलतियां निकालता है, मिस्टेक निकालता है और फिर फीडबैक देता है कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ गड़बड़ हो। फिर जो जनरेटर है वो फिर से इस फीडबैक को यूज करके अपने आउटपुट को और रिफाइन करता है। तो हमने सिंपल वर्ड्स में तो ओवरऑल समझ लिया कि रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न होता कैसे है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, लेकिन एक बार रियल डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जहां पर एआई खुद को वैलिडेट करता है, क्रिटिक करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है थ्रू आइटरेटिव फीडबैक। अब इसका की आइडिया क्या है कि एआई का आउटपुट एक बार में फाइनल नहीं होता। एक डेडिकेटेड रिव्यूअर होता है उसका आउटपुट चेक करने के लिए, और फिर जब चेक करता है तो उसका जो फीडबैक होता है उसको वापस जनरेटर को जाता है और जनरेटर आउटपुट को रिफाइन करता है। तो बेसिकली ये जो लूप होता है, ये हमारा जनरेटर और जो इवैल्यूएटर है, जनरेटर कुछ आउटपुट करता है, ये इवैल्यूएटर को जाता है, इवैल्यूएटर चेक करता है, विद फीडबैक जनरेटर को देता है। तो ये जो आइटरेटिव लूप है, जो बार बार इंफॉर्मेशन इधर उधर जा रहा है, इसी लूप को हम लोग क्रिटिक लूप भी कहते हैं। और ये तब तक चलते रहता है जब तक इवैल्यूएटर के हिसाब से आउटपुट हमारा सेटिस्फैक्टरी नहीं हो जाता। तो एक फ्लो डायग्राम से हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक कोई राइटर एजेंट है जिसने हमें ड्राफ्ट आउटपुट दिया। अब ये ड्राफ्ट आउटपुट जाएगा हमारे क्रिटिक एजेंट के पास। क्रिटिक एजेंट ने फीडबैक दिया, ये फीडबैक फिर गया हमारे जनरेटर के पास, जनरेटर ने रिफाइन किया और हमें फाइनली एक आउटपुट जनरेट करके दे दिया। अब देखते हैं कि इसको कहाँ पे यूज करना है, लाइक व्हेन एंड वेयर टू यूज इट, और कुछ इसके गाइडलाइंस और यूज केसेस। तो सबसे पहले, जब हमारी एक्यूरेसी और करेक्टनेस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो, मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और करेक्ट आउटपुट चाहिए हो, तब हम यूज करते हैं। जब स्मॉल लेटेंसी इंक्रीज एक्सेप्टेबल हो, मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा मॉडल 1 सेकंड में ही परफॉर्मेंस दे, हमें चाहिए कि भाई मॉडल तुम टाइम ले सकते हो, तुम 30 सेकंड्स का टाइम ले लो, लेकिन जब भी आउटपुट जनरेट करो तो हमें एकदम सही आउटपुट जनरेट करके दो। जब स्मॉल इंक्रीज इन लेटेंसी एक्सेप्टेबल हो, एक्यूरेसी क्रिटिकल हो, और आउटपुट अगर हाईली कॉम्प्लेक्स है, जब आपको चाहिए कि नहीं भाई हमें
काफ़ी रिफाइन कर करके हमें सही आउटपुट दो, कॉम्प्लेक्स आउटपुट होना चाहिए, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ केसेस देख लेते हैं, टॉप यूज़ केसेस, जैसे कोड जनरेशन, जब कंपाइलर के बग्स को ऑटोमेटिकली फिक्स करना हो, टेक्स्ट समराइजेशन मतलब ग्रामर मिस्टेक्स को फिक्स करना हो, जब मल्टी स्टेप रीजनिंग हो तब ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, और जब वैलिडेट करना हो हैवी आउटपुट्स मतलब फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, इन्वेंटरी रिपोर्ट, साइंटिफिक डेटा, इन सब चीज़ों के लिए भी हम ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये पैटर्न यूजुअली स्लोअर होता है दैन सिंगल पास आउटपुट, लेकिन ये क्वालिटी को गारंटी करता है कि आपका जो आउटपुट होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सही होगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसका टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। तो हमारे पास तीन मेन चीज़ होती है इसमें। एक होता है हमारा जनरेटर जो आउटपुट जनरेट करता है, अगला होता है हमारा इवैल्यूएटर जो इवैल्यूएट करता है कि जो भी चीज़ हमें जनरेटर जनरेट करेगा वो इवैल्यूएटर उसको इवैल्यूएट करेगा, और तीसरी चीज़ होती है जो है हमारा स्टेट मैनेजमेंट ब्लॉक, जो क्या करता है कि हर चीज़ की स्टेट को मेंटेन करता है। मतलब ये जो जनरेटर जो भी आउटपुट जनरेट किया वो भी इसमें अपने साथ रखता है, जो इवैल्यूएटर ने जो भी फीडबैक जनरेट किया वो भी अपने साथ सब कुछ स्टोर करता है। तो बेसिकली पूरा ये जो फीडबैक लूप है उसका सारा इंफॉर्मेशन ये स्टेट मैनेजमेंट अपने अंदर सेव करता है। तो होता क्या है कि जो जनरेटर है हमारा एजेंट ए, वो जनरेटर वो एक आउटपुट जनरेट करता है, और फिर ये आउटपुट फाइनल आउटपुट नहीं होता, ये एक ड्राफ्ट वाला आउटपुट होता है। फिर इसको ये जो हमारा इवैल्यूएटर है इसको इवैल्यूएट करता है, ये है हमारा एजेंट बी, और इसको रिव्यू करके ये चेक करता है कि जो हमारे वैलिडेशन के केसेस हैं, वैलिडेशन के रूल्स हैं, इस पे ये जो आउटपुट है ये अप्लाई होता है कि नहीं, मतलब मिस्टेक्स तो नहीं है, इनकंसिस्टेंसीज तो नहीं है, या मिसिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक करता है। फिर ये यहाँ से फीडबैक जो है वापस जनरेटर को दे देता है, फीडबैक। तो ये जो फीडबैक देता है, फीडबैक के साथ ये जो जनरेटर ने आउटपुट दिया था उसको भी इसके साथ अपेंड करके देता है, बोलता है कि तुमने ये मुझे आउटपुट दिया था और ये है फीडबैक कि यहाँ यहाँ पे गलती, इसको सही करो। तो फिर जनरेटर इसको वापस लेता है और फिर सही करके फिर से इवैल्यूएटर को भेजता है चेक करने के लिए कि एक बार आप प्लीज़ फिर से चेक करिए कि सही है कि नहीं। ये लूप तब तक चलते रहता है अनलेस एंड अनटिल इवैल्यूएटर सेटिस्फाई हो जाए, बोले कि नहीं भाई अब आउटपुट सब पैरामीटर्स को लेके सही है, ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। तो अब इसको एक रियल वर्ल्ड कोड जनरेशन के एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास एक सबसे पहले एक राइटर एजेंट होगा जो कि क्या करेगा कि कोड जनरेट करेगा। फिर क्या होगा कि क्रिटिक एजेंट जो होगा उस कोड को चेक करेगा अगेंस्ट द टेस्ट केसेस। थर्ड क्या होगा, जो भी एरर्स मिलेंगे वो वापस उसी राइटर एजेंट को भेजा जाएगा, और फिर जनरेटर रिवाइज करेगा हमारे कोड को और रिवाइज करके फाइनल यूजर को पास कर देगा। जब इवैल्यूएटर के हिसाब से सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे तो उस आउटपुट को वापस यूजर को रिटर्न कर दिया जाएगा। अब इसके भी कुछ ट्रेड ऑफ्स और लिमिटेशन है। सबसे पहला कि लेटेंसी थोड़ी बढ़ जाती है इसमें। सिंगल शॉट में एक बार में अगर फॉर एग्जांपल 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो इसमें क्योंकि बार बार रीआइटरेटिव होगा, 2 बार जनरेशन 3 बार जनरेशन, तो लेटेंसी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी हो सकती है। अगला है कि टोकन या कंप्यूट कॉस्ट, मतलब अगर बार बार जनरेशन होगा तो हमारे टोकन्स ज़्यादा खर्च होंगे जिससे हमारी एपीआई की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। थर्ड है कि कभी कभी ये इनफाइनाइट लूप्स में भी अटक सकता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमें एक मैक्स रिट्राइज का सेफ गार्ड लगाना चाहिए कि तुम बार बार ही अपने आप को करेक्ट ना करते जाओ। ऐसा ना हो कि हमारा जनरेटर इतना वीक है कि वो इवैल्यूएटर के हिसाब से आउटपुट्स बना ही नहीं पा रहा। तो इस केस में हम मैक्स रिट्राइज का कॉन्सेप्ट रखते हैं, जिसमें मैक्स रिट्राइज हम सेट कर देते हैं, जनरली 3 सेट कर देते हैं कि तुम 3 बार ही रिफाइन करो और फिर आउटपुट दे दो यूजर को। फोर्थ है कि कॉम्प्लेक्सिटी, कभी कभी इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि हमें जनरेटर का अलग सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, इवैल्यूएटर का अलग सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, बार बार हमें लूप्स और स्टेट्स को चेक भी करते रहना होता है कि क्या ये सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। और फिफ्थ है इवैल्यूएशन क्वालिटी। ये इवैल्यूएशन क्वालिटी आपके क्रिटिक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने अपना क्रिटिक को अच्छे से डिज़ाइन किया है, जो हमारा इवैल्यूएटर एजेंट है उसको अच्छे से डिज़ाइन किया है, तो हमारा आउटपुट अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा क्रिटिक ही गड़बड़ है तो हमारा आउटपुट की एक्यूरेसी फ्लक्चुएट कर सकती है। ओके, तो गाइज अब हम समराइज करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या देखा। तो इस वीडियो में हमने देखा
कि आखिर एक रिफ्लेक्शन पैटर्न क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स हमने देखे कि जनरेटर क्या होता है, क्रिटिक क्या होता है। हमने ये भी देखा कि ये कैसे हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। हमने एक ईज़ी एनालॉजी बोर्ड एग्ज़ाम की और प्रूफ रीडिंग की एनालॉजी से देखा। हमने ये भी देखा कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी और क्वालिटी जब हमको इम्प्रूव करना होता है एलएलएम्स की, तब हम ये वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। और कुछ डेवलपर टिप्स भी हमने देखे कि कैसे हम वर्कफ्लो लूप, मैक्स रिट्राइज का कॉन्सेप्ट लगा के इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट हमारा जो थर्ड पैटर्न है, दैट इज द प्लानिंग पैटर्न, जिसको हम लोग टास्क डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।